सब सेटल हो जाएं। सब सेटल ही हैं सर, आप बोलिए ना, आपको सब सेटल तो ही हैं। विनय पाठक जी का औपचारिक रूप से मैं लिट चौक की तरफ से स्वागत करता हूं। इससे पहले किसी फौजी ने आपका साक्षात्कार लिया है क्या? देखिए, आप ये जो फौजी फौजी बोल के डराना चाह रहे हैं हमको, आपको पहले बता दें हमारी पैदाइश भोजपुर बिहार की है। जी जी जी। ठीक है, तो मतलब हमको जल्दी डरा नहीं सकते हैं आप। आरा आरा जिला घौर बा तो किस बात का डर बा? करेक्ट है, करेक्ट। तो विनय बल्कि मैंने सुना आप भी बिहार के रहने वाले हैं। हाँ, ऑफ द फ्रेंच पीपल यू नो। हाँ, तो मतलब आपसे यही उम्मीद है कि जो आपने ये जो 3 कार्ड में इतने सवाल लिख के रखे हैं, थोड़ा बिहारी होने के नाते हमसे सवाल उतना कठिन मत पूछिएगा आप। ना ना, बिल्कुल एकदम साधारण से सवाल। जी जी, नहीं कहीं आप आसान सवाल पूछिएगा, हम जवाब कठिन दे देंगे तो क्या कीजिएगा। तो जैसा कि विनय जी, आपको पता होगा कि सत्र का नाम है अभिनय का विनय। अच्छा, तो अभी अभी हाल फिलहाल में एक आपके किसी जर्नलिस्ट दोस्त ने, हाँ, वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है सर। सर ये भी फौज से ही आया है क्या? नहीं नहीं, ये फौज का। हाँ ठीक है, थैंक यू, उधर ही रखो भाई। हाँ, वाह, शांति हो गई, तो थैंक जैसा यू। कि सत्र का नाम है सर कि अभिनय का विनय, पहले तो आपको इस सत्र का नाम कैसा लगा? देखिए, नाम अच्छा लगा लेकिन नाम समझ में नहीं आया मुझे। अभिनय का विनय, विनय मेरा नाम है, अब अभिनय का मैं विनय कैसे हो गया ये मैं समझना चाह भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका जवाब बहुत लंबा है इनके पास। बहुत। तो नहीं, अभी हाल फिलहाल में आपके एक जर्नलिस्ट दोस्त ने डिकोडिंग विनय एक आर्टिकल लाए थे। अच्छा, हाँ, उसको मैंने, सत्र का नाम मैंने खुद रखा है, जी। उसको मैंने सोचा कुछ शायराना अंदाज दे दूं। तो अच्छा, अभिनय का विनय, जी जी तो हम उसी को विस्तार देंगे, विनय को जी, डिकोड करेंगे जी, यहाँ पे बैठ के इंदौर के सामने। जी तो जैसा कि आपने खुद ही बता दिया कि आप भोजपुर के हैं, जी भोजपुर तो अपने वीर कुंवर सिंह की भूमि है, तो वहाँ जी से पैदा हुआ जी। विनय पाठक, और फिर अमेरिका, और फिर बॉलीवुड, फिर मंच। तो ये भोजपुर से कहाँ से ये अभिनय, अभिनय का बीज जो वीरों की भूमि है, वहाँ से अभिनय के का बीज कैसे पड़ा? मतलब आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र में जितने भी लोग साहित्य से साबका रखते हैं, सबके अंदर एक अभिनेता होता है। और मैं ये साबका करना चाहूँगा हमारे यहाँ उपस्थित सारे जो आदरणीय लोग हैं, कि हम, ये मैं अभिनय पे बोलना चाह रहा हूँ, ऐसी मेरी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, मैं मर्मज्ञ नहीं हूँ नहीं नहीं, बहुत अभिनय का। लेकिन ये है कि अभिनय जो है वो स्वांग है जो हम रोज़ करते हैं, घर पे भी करते हैं, जी। अपने रिश्तेदारों के साथ करते हैं। कभी दूर से आए रिश्तेदार जो हमें पसंद नहीं है, लेकिन उनको पसंद करने का स्वांग भी करते हैं हम, है ना, कि अरे आज फूफा जी भी आए, अरे यार फूफा जी भोरे भोरे आ गए, चलो पैर छुओ फूफा जी के। तो फिर नहा धो के तैयार हो के फूफा जी के पैर छूने जब हम आते हैं, तो हम अपना चेहरा सुखद बना लेते हैं, है ना, और अंदर से फूफा जी को मिलने की चाह नहीं है। लेकिन वो 5 साल की उम्र में भी कहीं तो या तो अम्मा का लपड़ पड़ा या पिताजी की डांट पड़ी, तो हुआ कि नहीं फूफा जी आए हैं तो आपको औपचारिकता से ही नहीं, शिष्टाचार से मिलना पड़ेगा। तो वो शिष्टाचार जो है शायद हमारे अंदर है नहीं, लेकिन वो सिखाया गया है, वो आप कह लीजिए एक्टिंग लेसन है, और हम उतनी कम उम्र में भी वो शिष्टाचार लाते हैं, और वो भी अभिनय ही है। तो अभिनय ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत आजकल हम इसको बहुत हाई आर्ट बना रहे हैं, वो वैसा हाई आर्ट है नहीं जी। हाँ। और अभी आपसे वार्तालाप करने से पहले आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाह रहा था मैं। तो गौर किया कि पिताजी के बहुत करीब थे, और शायद कुछ साल पहले उनका देहांत हो गया है। जी जी। तो थोड़ा सा बस समय लेंगे, 2 से 3 मिनट, आपका भोजपुर में और बचपन, पिताजी के बारे में जानेंगे। मैं संक्षेप में बता दूं, मैं भोजपुर की पैदाइश हूँ। मेरे दादाजी किसान थे, अब नहीं रहे वो। हम लोग अभी भी किसान घराने से साबका रखते हैं। मेरे पिताजी हमारे ख़ानदान के पहले नौकरी पेशा इंसान थे, वो पुलिस में थे। मेरे पिताजी डीएसपी थे। तो हम वैसे ही, जैसे आपको पता ही है, उस नौकरी में हर 3 साल में आपका तबादला कर दिया जाता है, क्योंकि आप एक ईमानदार पुलिस अफसर रहना चाहते हैं। तो हम बहुत जगह हम रहे, फिर हमें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया, क्योंकि
उनके ट्रांसफ़र से हमारी पढ़ाई में मेरे पिताजी के अनुसार काफ़ी फ़र्क पड़ रहा था। और इसके बाद फिर हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय चले गए, वहाँ से हमने स्नातक की पढ़ाई की साहित्य में। फिर हम चले गए अमेरिका, वहाँ पे हम एमबीए पढ़ रहे थे। फिर एमबीए 3 साल करने के बाद वहाँ पे हमने एक नाटक देखा, मुझे नाटक पसंद आ गया। बिना पिताजी को बताए मैंने ड्रामा स्कूल ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मेरे पिताजी पुलिस में थे भाई, ये सब बातें नहीं बता सकते आप पुलिस वालों को कि भाई हम अभी तक एमबीए पढ़ रहे थे, पापा अब मैं नाटक करूँगा, तो वहीं गोली मार देते मुझे। तो मैं बहुत, चूँकि न्यूयॉर्क में रहता था तो वहाँ पहुँच भी नहीं सकते थे पिताजी हमारे। तो फिर हमने वहाँ पे ड्रामा की पढ़ाई की, इसके बाद वहाँ पे 2-3 साल नाटक किया। फिर हम मुंबई आ गए, और मुंबई आके फिर हमने नाटक किया, कुछ टेलीविज़न किया, कुछ फिल्में की, और कुछ दोस्त बनाए आप लोग जैसे, और आज हम आपके लिट फेस्ट में आपसे सम्मुख हैं। तो यही है मेरा परिचय बस। अमेरिका में जब आप पढ़ाई कर रहे थे फाइन आर्ट्स की, तो मेरे ख्याल से वहाँ आपकी मुलाकात हुई, आप जिसको मेंटोर अपना कहते हैं, रिचमंड सर से, जिन्होंने जी 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 शायद आपको जी, डॉक्टर फाली रिचमंड हमारे पहले गुरु थे, जी और बहुत ही अद्भुत पर्सनैलिटी के मालिक थे वो। उन्होंने, उनकी कहानी बहुत ही कमाल है। मेरे जो हाँ, वो चूंकि उस गुरुजी रात जो आपने थे, सुनाई थी कहानी, डॉक्टर फाली रिचमंड, वो अमेरिकन थे जाहिर है, और उन्होंने, उनको थिएटर का बहुत शौक था, और वो प्रोफेसर भी थे थिएटर के। तो उनको जो भारतीय नृत्य कलाएं होती हैं उसके प्रति काफ़ी उनको जिज्ञासा जगी। तो उन्होंने एक नृत्य है कुडियत्तम, जो भारतीय के सबसे, ये ध्यान से सुनिए, बड़ी दिलचस्प कहानी है इनके तो वो भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य माना जाता है कुडियत्तम। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुडियत्तम में ही पीएचडी करना है। तो उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को एक प्रपोजल लिख के भेजा कि मैं प्रोफेसर हूँ, फला फला यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, और मैंने पता किया है कि ये सबसे पुराना डांस आर्ट फॉर्म है कुडियत्तम, जो कि केरला के कलामंडलम में ही पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, और वो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। तो मैं उस पर पीएचडी करना चाहता हूँ। तो अमेरिकन गवर्नमेंट को वही समझ में आया कि वो किसी लॉस्ट आर्ट को खोजना चाह रहे हैं, तो उन्होंने उनको ग्रांट दे दी, पैसे भी दे दिए कि ठीक है जाइए आप पढ़ के आइए। तो जब केरला पहुँचे तो वहाँ पे जो कलामंडलम जो संस्था है, जहाँ पे कुडियत्तम की ट्रेनिंग होती है बचपन से ही, तो वहाँ पे उनको बताया गया कि भाई आपको तो हम नहीं सिखा सकते कुडियत्तम। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं सिखा सकते? क्योंकि सबसे पहले तो आप भारतीय नहीं हैं, और हमारी परंपरा के अनुसार भारतीय होने के साथ साथ आपका ब्राह्मण होना भी ज़रूरी है। और नहीं, ये ताली बजाने वाली बात नहीं है भाई ये पंडित जी ताली बजा रहे हैं कोने में बैठ के। दुबे जी बैठ जाइए, पहले पूरा कहानी सुन लीजिए। तो वहाँ पे कलामंडल में उनको कहा कि अगर आप ब्राह्मण नहीं हैं और आप भारतीय नहीं हैं तो आपको हम ये नहीं सिखा सकते, क्योंकि वो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म में वो मान्यता थी पहले। तो इन्होंने कहा कि अच्छा मुझे ब्राह्मण बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसकी शक्ल देख रहे हैं कि भाई आप ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं क्योंकि आपकी पैदा, बोल के नहीं नहीं नहीं, ये मैं समझ गया, मैंने भी इतिहास पढ़ा है और आपके यहाँ का ही इतिहास पढ़ा है, मुझे ये सीखना है। तो आप बताइए कि अगर उसके लिए ब्राह्मण बनना जरूरी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो वहाँ भी लोग थोड़े अचरज में पड़ गए, बोले कि उसके लिए हमारे यहाँ तो है कि ब्राह्मण बनने के लिए एक यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जिसे हम लोग जनेऊ सेरेमनी कहते हैं, थ्रेड सेरेमनी। वो 1 मिनट भाई चौबे जी ने भी तालियां बजानी शुरू कर दी। कहानियां पूरा सुन लीजिए भैया हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम भी कर लेंगे थ्रेड सेरेमनी, यज्ञोपवीत संस्कार कर लेंगे हम, और आपके लिए ब्राह्मण बन जाएंगे, क्योंकि मुझे ये कला सीखनी है। तो वो कुडियत्तम सीखने के लिए उन्होंने, उनके लिए बाकायदा अमेरिकी सरकार ने पैसे दे दिए थे उनको, तो जनेऊ सेरेमनी का भी उसी में बजट आ गया। ठीक है, और उनका बाकायदा उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। और
उसको करने के बाद उन्होंने वहाँ 3 साल कुडियत्तम की पढ़ाई की और उस पर रिसर्च किया, उस पर अपना थीसिस लिखा, पीएचडी किया, और तब फिर वो वापस अपने देश गए और वहाँ पे ऑफ कोर्स उनको और यूनिवर्सिटी में बड़ा ओहदा मिला, और वो फिर हमारे यूनिवर्सिटी में जिसमें मैं पढ़ रहा था वहाँ पे चेयरपर्सन ऑफ थिएटर डिपार्टमेंट नियुक्त किए गए। वो मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि जब मैं सोच रहा था कि मैं थिएटर कैसे करूं, उस समय डॉक्टर फार्ले रिचमंड हमारे थिएटर डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे। तो एक नकली ब्राह्मण, एक दुर्भाग्यवश असली ब्राह्मण दोनों मिल गए, दोनों दरिद्र ब्राह्मण ने मिल के डिसाइड किया कि ठीक है, तुम्हें थिएटर करना है तो करो, इस बार मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, और इस तरह से मैं ड्रामा स्कूल में आ गया। जी, तो रिचमंड दरअसल ये पूरी दास्तान अभी जश्न-ए-अदब का एक लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था और देर रात गए पाठक सर ने हम लोग को सुनाया था, तो ये मैं चाहता था कि आप लोग सुने। तो ये जो पहली फिल्म जो शुरुआती दौर की कुछ फिल्में थी, भेजा फ्राई और खोसला घोसला, मेरे ख्याल से आप उस टाइम यूएसए में थे और फिर नहीं, मैं आ चुका था, तब तक आ चुका था। अच्छा जी जी। तो मंच से जुड़ने के बाद ये सिलसिला फिर फिल्मों की तरफ कैसे बढ़ा? देखिए, मंच से मैं अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, वो तो हम अभी भी नाटक करते हैं। वो अगला सवाल है जब भी हमें अवसर मिलता है हम अपना नाटक करते हैं, थिएटर करते हैं, और जब घर पे कुछ चीज़ खरीदनी होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, तो हम फिल्में करते हैं, क्योंकि वहाँ पैसे ज़्यादा मिलते हैं, है ना। तो कोई भी काम करते हैं सर, आपके यहाँ भी अगर कुछ ऐसा हमारे लायक काम हो, नहीं तो ये तो जैसे आप हमें बुलवाइए, आपके बच्चे के जनेऊ में हम आके हम भी कुछ कर देंगे, ठीक है ना। जनेऊ नहीं हो, मुंडन हो गुरु, मुंडन में भी आ जाएंगे हम। तो जैसे घर के काम हम लोग भी करते हैं, हम भी सब्जी खरीदे जाते हैं, नहीं, हमें भी फिल्म में रोल मिल जाएगा। देखिए, जहाँ चेक काटने का बात आया, ये घर का काम खुद बर्तन मांजने लग गए। नहीं, मैं तो अपना जुगाड़ लगा रहा था कि मुझे भी फिल्म में रोल मिल जाएगा। नहीं सर, सही है, आप झा जी हैं, मुझे आपको पता है कैसे पैसे बचाया जाता है। तो अब झाजी से याद आया, जैसे कि ये भोजपुर के ब्राह्मण हैं, हम मिथिला की तरफ हैं, तो उन्होंने व्यंग से कहा, वो मैं समझना चाहता हूँ कि वो हम मैथिल ब्राह्मणों पे कटाक्ष था या वो तारीफ थी हमारी, जब हमको आपने कहा कि आप लोग बिहार के द फ्रेंच पीपल हैं। देखिए, समझने वालों की बात है। मेरा ये मानना है कि इंसान जहाँ भी रहे, जहाँ भी समाज बनाए ना इंसान, ये मेरा मानना है। आप यू कैन मोर देन वेलकम टू डिफर, कि इंसान जहाँ भी रहेंगे ना, वहाँ पे ऊंच नीच अपने लिए बना लेंगे वो। बिल्कुल ठीक है। मतलब छोटी, अगर हॉस्टल में भी आप के हॉस्टल के फ्लोर पे अगर 50 लड़के रहते हैं ना, तो उसमें भी पता चल जाएगा कि उसमें खोज ही लेके आएगा वो, कि 4 ठो थोड़े दादा टाइप हो जाएंगे उसमें 2 ठो, उसमें 1 ठो को भारत भूषण बना देंगे कि अरे जाके थोड़ा सिगरेट लेकर आओ तुम। तो एक बंदा बन जाएगा कि अच्छा मैं लेकर आता हूँ, तो एक को आप नौकर बना देंगे, एक को कुक बना देंगे। तो ये जो जाति का जो विश्लेषण है, तो वो इंसानों में है। हमारे बिहार में क्या है कि लड़ाई तो ब्राह्मणों में भी है, ठीक है, बहुत लड़ाइयाँ हैं। हम तो बिना लड़ाई के हमारा खाना नहीं पचता है इंसानों का। तो जो मिथिलांचल के ब्राह्मण हैं, मिथिलांचल के ब्राह्मणों का हमने ऐसा देखा है और महसूस भी किया है, अनुभव भी किया है, कि मिथिलांचल के ब्राह्मण थोड़े ज़्यादा इवॉल्व माने जाते हैं, पढ़े लिखे माने जाते हैं। पूरा मिथिलांचल ही, सिर्फ ब्राह्मण नहीं, पूरा मिथिलांचल ही आपका दरभंगा, मधुबनी, बिल्कुल वो जो इलाका है गंगा के उस पार का, उसको, क्योंकि उसका इतिहास भी बहुत स्वर्णिम रहा है जी। तो और हम जो भोजपुर वाले हैं वो देहाती लोग हैं, ठीक है, पुराने लेबर क्लास, वो जो मतलब खेतों में काम करते हैं, उस तरह के अभी भी मतलब दाल रोटी के चक्कर में फंसे हुए हैं। और मिथिलांचल के लोग तो दाल रोटी से ऊपर जाके वो तो मालपुए में फंसे हुए हैं। तो मिथिलांचल के लोगों का है कि वो अपने आप को श्रेष्ठ ब्राह्मण मानते हैं, और जो भोजपुर के ब्राह्मण हैं उन्होंने लड़ाई में कहा कि अरे मिथिलांचल खुद को श्रेष्ठ मानते हैं, हम उनको श्रेष्ठ मन पे नहीं करेंगे, वो श्रेष्ठ बोल के आएंगे तो हम गोली मार देंगे, क्योंकि भोजपुर वालों को और तो कुछ आता है नहीं, ठीक है ना। गोली मारना बहुत अच्छी तरह आता है बाय द वे।
तो ये एक स्पर्धा कह लीजिए या एक आर्च राइवलरी कह लीजिए मिथिलांचल में, माने गंगा के उस पार और गंगा के इस पार के ब्राह्मणों में, ये किलोल चलता रहता है, बहुत पुराना है। दरअसल यहाँ तारीफ कर रहे हैं मिथिलांचल की, अदरवाइज भोजपुर के जो पाठक सर और आसपास के लोग हैं, हम लोगों के बारे में कहते हैं कि रास्ते से अगर काला नाग आ रहा हो और उधर से मिथिलांचल का ब्राह्मण आ रहा हो, काले नाग को रास्ता बेशक मत दो, उसको दे दो। ये मानता है इनकी। नहीं 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 नहीं, कहावत कुछ और है। कहावत है कि अगर एक तरफ से मिथिला का आदमी आ रहा है और एक तो सांप आ रहा है, सांप तो मिथिला के आदमी को पहले मारो। काहे ये खुद बनाया है कि सांप का काटा हुआ शायद बच भी जाए, मिथिला का काटा हुआ कभी नहीं बचता है। कहावत ये है सर, वायरल होगा ये मिथिला में। तो सर फिल्मों से एक्टिंग के बाद ये जो प्रोडक्शन, सर हमारे बारे में लोग जान चुके हैं, सब गूगल पे है, अच्छी बातें चल रही है, मिथिलांचल के बारे में ही बात करते हैं। देखिए लोगों को भी मजा आ रहा है कि भाई क्या खास बात है मिथिलांचल में कि कहते हैं कि गोली मार दीजिए। अब बताइए, हम अब आपसे पूछना चाहते हैं कि मिथिलांचल के लोगों में इतनी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों है? अब देखिए, अब एक लौता मिथिलांचल का ये ब्राह्मण तो इनका शायद ये है मैं ही हूं यहाँ पे। इनका कहना है कि भाई गौतम बुद्धा तो हमारे ही तरफ के थे। बिल्कुल ठीक है ना। जो यहाँ पे हमारी बुद्धिस्ट दोस्त बैठी हैं वो कहेंगे सब अफवाह है, कुछ नहीं थे। उस समय सोशल मीडिया पे किसी ने उड़ा दिया होगा। ठीक है। फिर ये इनका मानना है कि वैशाली की नगर वधु जब थी वो भी तो इन्हीं के यहाँ की थी। ठीक है। सारा मतलब अच्छी चीजें जो थी वो मिथिला में थी और जितना सब तिरस्कृत माल था सब हमारी तरफ था। विद्यापति की भूमि है सर हमारी। तो सर बताइए ना क्यों मिथिलांचल, और मैं तो यही जानना चाह रहा हूं और मेरे ख्याल से बाकी लोगों की जिज्ञासाएं भी बढ़ चुकी हैं। हो गया विनय पाठक, यार गूगल पे देख लेंगे। ये जानना चाह रहे हैं कि साहित्य में ऐसा क्या हुआ है कि मिथिलांचल के प्रति इतनी श्रद्धाएं लिखी गई हैं, इतनी कविताएं लिखी गई हैं, और बाकी जो मेनलैंड है एक दिनकर हैं, बाकी और कुछ नहीं है। तो बताइए ऐसा क्यों हुआ? लिट चौक सीजन 5 में इस पे अलग से सत्र होगा एक। फिलहाल हम लौटते हैं अभिनय के विनय की तरफ। इसीलिए कहते हैं कि ये चालाकी भी इतने प्रेम से इन्होंने जो हमें, जो इनके लिए जोरदार तालियां। वाह वाह वाह, थैंक यू थैंक यू। ये विनय सर की मोहब्बत है। अच्छा, ये भी हमने सुना है कि मिथिलांचल के लोग ज्यादातर फौज में नहीं जाते। ये आप गलती से फौज में कैसे चले गए भैया? ए वॉल्यूम दो इधर, बदमाशी मत करो। हेलो हेलो, देखिए अपना पावर चला के मेरा आवाजें काट दिया, बंद कर दिया। ये बात सही है कि आप देखिएगा फौज में मिथिलांचल के लोग ज्यादातर नहीं मिलेंगे आपको, वो दूसरे को आगे कर देते हैं फौज में। हेलो, कहते कि जाओ हमारे लिए लड़ो। नहीं, आप कैसे फंस गए, हम ये जानना चाहते हैं। उसी मिथ को तोड़ने के लिए हम गए और सर हम वापस लौटेंगे अभिनय के विनय पर। तो सर एक बात, बार बार आपने अपने बारे में जितने भी पॉडकास्ट साक्षात्कार आपके देखे, मंच से जो प्रेम है, मुझे मुराकामी याद आते हैं। इतने बड़े ऑथर हो गए हैं, शुरुआत उनके लेखन की ब्लॉग से हुई, अब उनके उपन्यास करोड़ों प्रतियां बिकती हैं, लेकिन ब्लॉग पे रहते हैं वो। बिल्कुल उनका लगातार उपस्थिति ब्लॉग पर, क्योंकि उनका कहना है कि इस ब्लॉग ने मुझे लेखक बना। कहीं ना कहीं आपकी बातों को जितने साक्षात्कार देखे, मैं वो जोड़ के देखता हूँ, कितनी भी फिल्में आप कर रहे हैं, आप वापस लौट के मंच की तरफ जाते हैं। अभी शेक्सपियर का वो मैं देख रहा था आपके कुछ क्लिपेट्स, तो ये समय निकालने में, सामंजस्य बिठाने में देखिए ऐसा कोई है नहीं। ये अगर ये जो बता रखा है ना कि अरे भाई इतनी फिल्में करते हैं तो इनके पास समय नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। अगर आप थिएटर करना चाहते हैं तो आप समय निकाल लेते हैं। वो वही बात है ना कि डॉक्टर ने कह दिया है कि आप मीठा मत खाइए, आप तला हुआ मत खाइए, लेकिन जिसका मन करता है वो तो खा ही लेता है। ठीक है ना। आप कितना भी छुपा के रखें, बट इफ यू वांट टू डू इट, यू कैन डू इट। So as the It's not rocket science is what I'm saying.
हाँ, got it. So, in your lingo, in the parley of the acting, you guys say that it is the training ground. The theater is the training ground for the actor. Like अभी मैं कर्नल बन गया हूँ, लेकिन फौजी हूँ तो रोज ट्रेनिंग शुरू रहती है हमारी. 5 किलोमीटर रोज सुबह दौड़ना ही दौड़ना है. There is something like that. That training ground has to be. It's not as glorified, sir. I know. It is not glorified. आप फौज में हैं, आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, आपकी ट्रेनिंग जो है वो मतलब उसकी मेहनत अलग है. थिएटर में ये है कि जो भी हम करते हैं, जो भी सीखते हैं, वो फिजिकली डिमांडिंग है, फिजिकली चार्जिंग है. ये मैं इस बात से सरोकार करूँगा. लेकिन सिर्फ उस बिना पे कहें कि थिएटर का कलाकार ज़्यादा श्रेष्ठ है और सिनेमा का कलाकार श्रेष्ठ नहीं है और वो फलां लिखने वाला जो है वो ज़्यादा अच्छा लेखक नहीं है, ये मतलब ये टूर्नामेंट हमारे यहाँ ही चलता है और कहीं नहीं चलता है. जी जी बिल्कुल. ठीक है ना. इसको टूर्नामेंट बनाने की भी ज़रूरत है नहीं, बिल्कुल. क्योंकि मतलब हमारे अंदर जो श्रेष्ठ महसूस करते रहने की भावना है, आई थिंक वी नीड टू एड्रेस दैट. वी नीड टू एड्रेस. Absolutely, absolutely. धन्यवाद धन्यवाद. कि मतलब साधारणता में जितनी शक्ति है जी. वो शायद असाधारण होने में नहीं है. हाँ, ये कोटेबल कोड है सर. जी ये बिकम ए कोटेबल कोड. हाँ, ये पता नहीं मैंने कहीं पढ़ा है या खुद अभी महसूस किया है, बट आई सिंसियरली फील that it's easy to be simple, it's difficult to retain the simplicity, and to aspire to be simple is something that has been lost in the last 4 or 5 decades, I feel, and I think that needs to come back. That it's wonderful, it's beautiful to remain simple and not be मतलब इतना लोलुप होने की भी ज़रूरत नहीं है दुनिया में. ये मैं कह रहा था. उस रात जश्न अदब के उस रात को जब हम बैठे थे तो एक चीज जो मैंने नोटिस शाह जी ऐसे बता रहे हैं जैसे इनके साथ कई रातें गुजारी हैं हमने. एक ही रात. जी 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 एक ही बिल्कुल रात. बिल्कुल एक रात हम और आप. और शायद आज की रात. जी जी. तो वो जो तलफ़ुज़ आपका डिक्शन एक्सेंट जो आप है, अब मैंने सुना जब बिहारी में बोल रहे थे तो बिल्कुल उस पे आ गए थे. व्हेन यू वर नरेटिंग अ शेर, तलफ़ुज़ बिल्कुल उर्दू वाला था. व्हेन यू वर स्पीकिंग इंग्लिश, दैट अमेरिकन एक्सेंट. सो इट इज पार्ट ऑफ प्रैक्टिस. सर ये तो आपका भी है. नहीं, मेरा नहीं. अहाँ के मैथिल छी, लेकिन नहीं, आपके बात से तो लगा ही नहीं कि मैथिल हैं. नहीं हमर गॉप नहीं है बोल कि रहे नहीं? थे. गॉप भरल से विनय पाठक. हाँ देखिए अभी निकल के आ रहा है. तो कहने का मतलब है कि अभिनय जो है हम सीख लेते हैं. हम जहाँ जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल का आवरण पहनना हम उचित समझते हैं, और विच इज़ राइट ऑल्सो कि जिस माहौल में हम रहते हैं उस माहौल में रमना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. तो वैसे ही हमें अगर हम बाहर हैं, अगर हम अमेरिका में रह रहे हैं पिछले 10 साल से, तो वहाँ की बोली वहाँ का पुट आ ही जाएगा. हम दरभंगा में रहेंगे तो 6 महीना में वहाँ का पुट आ जाएगा हमें. तो वो तो अच्छी बात है, ज़बान सीखना अच्छी बात है, और जहाँ भी कहीं हम मिठास देखते हैं हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं. इसीलिए आपसे हमारा साहब का कुछ ज़्यादा ही है. मैं 10 वध्यालय पे बात करना चाहूँगा. आई थिंक एज ए प्रोड्यूसर दैट वाज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट. सो दैट कैरेक्टर अमर कौल मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद आया था. और मेरा एक दोस्त, मेरा जूनियर, बड़ा अच्छा गिटार बजाता था. उसका पसंदीदा गाना गिटार पे माँ मेरी माँ हुआ करता था. उसमें अमर कौल का किरदार, हम सब के बकेट लिस्ट होते हैं जो 10 हैं, और गिटार बजाना सीखना उसमें एक था. प्यार का नेहा जी को कन्फेस करना. अखबार में नाम से मुझे यशपाल की कहानी की याद आई थी. तो वो पूरा प्रोजेक्ट, और उसको फिर 10 विदानियाँ रसियन नाम रखने का मतलब कैसे, क्या था पूरा कंसेप्ट? जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने, जो मैंने इकलौती फिल्म प्रोड्यूस की है और जिसके बाद मैंने कसम खाई कि कभी प्रोड्यूस नहीं करूँगा, उसका जो उल्लेख किया है आपने, और हमारे सारे घावों को फिर से हरा कर दिया जो सूख चुके थे. बट जोक्स अपार्ट, इट्स अ फिल्म विच वेरी क्लोज टू माई हार्ट. और उसकी जो भी तारीफ आपने की है उसका सबसे बड़ा हकदार जो है वो उस फिल्म के लेखक हैं अरशद सैयद साहब. वो उनकी व्यक्तिगत कहानी है. और हाँ, व्यक्तिगत कहानी, हिज मम वॉज एलिंग एंड ही इज़ अ वेरी सेंसिटिव मैन, अरशद हिमसेल्फ. तो उन्होंने एक वो कहानी लिखी, और इसके बाद हम चूँकि दोस्त हैं और हमें नया नया मौका मिला, अवसर मिलना मुंबई में ये भी है कि क्या है. एक बात मैं मुंबई के बारे में बता दूं कि वहाँ पे एक चीज़ होती है जिसका नाम है बॉक्स ऑफिस.
और बॉक्स ऑफिस पे जो बजना शुरू करता है उसके पास पावर बहुत आ जाता है। तो और सबका थोड़ा थोड़ा मौका, सबको अवसर मिलता है बॉक्स ऑफिस पे थोड़ा बजने का। तो जब मेरा बॉक्स ऑफिस पे बजने का मौका आया तो उसका फ़ायदा मैं चाहता था कि मेरे जितने सारे दोस्त जो लेखक हैं, फिल्म मेकर हैं, एक्टर हैं, म्यूजिशियन हैं या दूसरी विधाओं के कलाकार हैं, मैं चाहता था कि उनके साथ मैं शेयर करूं। और दस विदानिया इज़ एन एग्ज़ाम्पल कि उस समय हमारे पास इन्वेस्टर्स आते थे कि आप अगर कोई फिल्म बनाना चाहते हैं, हम उसके लिए पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। और तब मैंने अरशद से वो कहानी कहा कि आप लेकर आइए, और हमारे दूसरे मित्र शशांक शाह ने उसको डायरेक्ट किया। और उस फिल्म में सारे दोस्त थे हमारे, सौरभ शुक्ला जी थे, रजत कपूर साहब थे, पूर्वी जोशी थी, नेहा धूपिया थी, रणवीर, ये सारे दोस्तों को मैंने कहा कि भैया पैसे इतने ही हैं, आप आ जाइए, हम साथ में काम करेंगे, कुछ दिन साथ में रहेंगे, मज़े करेंगे। और दोस्तों के साथ काम करना एक मैं ऐसा मानता हूँ कि इट्स ए ह्यूज प्रिविलेज कि आप ऐसा काम करें कि दोस्तों के साथ मिलके रात दिन आप उनके साथ वक्त गुजारें, share all kinds of experiences with your friends, with your close friends, and at the same time create something something that people also like, like a theater or a film. तो मेरा मतलब वो मानना है, तो इसीलिए दस विदानियाँ बन गई थी। जी, यहीं से चूंकि दोस्ती की बात हुई तो जितना मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे और कुछ जो खबरें पढ़ता हूँ फिल्मों की, तो रजत जी और रणवीर के साथ आपकी अच्छी खासी गहरी दोस्ती है। अब वो पुरानी है, ये अच्छी दोस्ती इसलिए है कि वी हैव विथस्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, आई थिंक। बिल्कुल। कि मतलब इतने सालों से आप हैं दोस्त तो अच्छे ही दोस्त होना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप अच्छे दोस्त नहीं रहते तो 3-4 साल में ही आप कट लेते वहां से चरण छू के एक दूसरे के। तो इन दोनों लेकिन चूंकि हम लोगों के इंटरेस्ट भी मिलते हैं, हम साथ में थिएटर करते रहना चाहते हैं, तो जब साथ में थिएटर कर ही रहे हैं तो फिल्में आती है तो वो भी शेयर कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। ऐसा कुछ मतलब स्पेशल गैंग नहीं बनाया है हमने। हालांकि कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाया था कि तुम लोगों ने साले गैंग शुरू की हो वहाँ जाके। तो ऐसा गैंग नहीं है, हमारे दोस्त हैं, जब भी हमें अवसर मिलता है साथ में काम करने का, आई थिंक इट्स अ ह्यूज प्रिविलेज टू हैव दैट। जो ये उठना बैठना दोस्ती, तो फिल्म इंडस्ट्री में और किन किन के साथ? देखिए, इन्होंने जो फिल्म फेयर वाला सवाल पूछा है, एक था ना कि अब और कौन कौन एक्टर से मिलते हैं, जरा नाम बताइए। हमारे जिस फूफा जी की बात कर रहा था ना, मैं जब भी जाता हूँ ना अपने घर कभी शादी ब्याह में, तो फूफा जी यही पूछते हैं हमसे कि अरे तुम एक्टर बन गए हो तो जरा बताओ तो किस किस हीरो हीरोइन के साथ है तुम्हारा उठना बैठना। हम कहे नहीं फूफा जी ऐसा नहीं होता है, आप जिसके साथ काम, अरे छोड़ो रहने दो, अच्छा बताओ माधुरी दीक्षित के साथ कभी मिले हो? तो धीरे धीरे झा जी भी उधर ही जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं झा जी आप नाम लीजिए, मैं हाँ या ना बोलता हूं, क्लियर कट। फिर रहने देते हैं। नहीं, मैंने जिनके साथ भी काम किया है उनके साथ दोस्ती है, बल्कि आपने आज जिन लोगों के साथ मुलाकात की वो सब हमारे दोस्त हैं, क्योंकि उनके साथ मैं काम कर चुका हूँ। अभी हमारे बाद सौरभ शुक्ला जी आने वाले हैं। सौरभ शुक्ला जी हमारे बहुत पुराने अभिन्न मित्रों में से हैं, रजत की तरह ही। इनके साथ हमने नाटक भी किया है, थिएटर भी किया है, टीवी भी किया है, और हमारे यहाँ पे बैठे हुए कितने हमारे काबिल दोस्त लोग हैं, इनके साथ भी हमने काम किया है, कितना वक्त गुजारा है, हमारा बचपन गुजरा है भाई इन लोगों के साथ। तो सब बचपन के दोस्त हैं, और एक बार दोस्ती हो जाती है तो हो ही जाती है। जी। मैं आना चाह रहा था, जो इस साल की जो फिल्म है आलिया बासु गायब है, भेजा फ्राई के भारत भूषण, फिर इधर अमर कौल, और ये सुपर परफॉर्मेंस था। पहली बात तो माय कॉम्प्लीमेंट इन अ नेगेटिव रोल, उस नेगेटिव रोल के साथ वो ह्यूमर का टच। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ इजी, हाउ डिफिकल्ट इट इज? सवाल एकदम समझ में नहीं आया सर, फिर से पूछिए। विक्रम सिंह का जो किरदार है, जो अभी जो लेटेस्ट फिल्म है आपकी, भेजा फ्राई के भारत भूषण से लेके दस विदानिया के अमर कौल, और ये नेगेटिव रोल विक्रम सिंह का, हाउ? देखिए, ये सवाल बहुत अहम सवाल है, और कोई भी एक्टर इस सवाल को लेके फिर दूसरी पहाड़ पे भी चढ़ सकता है अपनी तारीफ में। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई भी एक्टर अलग अलग किरदार करता है, उसमें से 60 से 70% जो श्रेय है वो जाना चाहिए उस किरदार
के लिखने वालों को, क्योंकि जो हमारी फिल्मों का लेखक है, ऐसा मेरा मानना है, मुझे लगता है कि उसको वो श्रेय नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। तो नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। तो होता क्या है कि हम जो है एंड प्रोडक्ट देखते हैं कि अरे यार ये देखिए शोले में ना गब्बर सिंह का कितना अच्छा किरदार था, मतलब लग ही नहीं रहा था कि वो नकली है। तो शोले को लिखने वाले जो सलीम जावेद साहब थे हैं, मतलब तो उन्होंने अपना श्रेय खोज लिया, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़े राइटर उस समय भी थे, अभी भी हैं। मेरा ये मानना है कि बाद की जितनी भी फिल्में बनी हैं, अच्छी बनी हैं या साधारण बनी हैं, मेरे कहने का मतलब है कि जो उन्होंने लिखा है उसका श्रेय उनको उतना नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। एक फिल्म हिट होती है, उसको 400 करोड़ 1600 करोड़ ऐसा, और उसमें से सबका नाम लिया जाता है और लेखक का नाम मैंने कभी नहीं देखा है कि पहली 10 पंक्तियों में लेखक को वो श्रेय और वो आदर और वो मान और वो देना चाहिए जो उनको वो मिलता है। तो मेरी आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि या आप फिल्में देखें या वेब सीरीज़ देखें, आप प्लीज़ कम से कम जाके पता करें कि उसको लिखा किसने है, और उनके बारे में भी आप गूगल करें, ठीक है ना। सिर्फ एक्टरों के बारे में ही गूगल ना करें, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप इस कदर इस तरह से साहित्य से ज़्यादा जुड़ेंगे तो ये हमारे समाज के लिए ही अच्छा है, मैं भी लेखक हूँ और छाजी के लिए भी अच्छा है। तालियां तालियां तालियां। तो ये लेखन से जिनको ना पता हो, विनय पाठक खुद भी एक गंभीर पाठक हैं, किताबें खूब पढ़ते हैं। तो एक सवाल जो है हम सब की तरफ से कि हम सब यहाँ पे कई सारे लोग पढ़ने वाले, इस साल कुछ खास किताबें जो पढ़ी हो, नई किताबें? यार इस साल मुझे मेरे एक दोस्त हैं रजत कपूर साहब, उन्होंने फैसला किया कि एक बहुत पुराना उपन्यास है, रशियन लेखक हैं दोस्तोव्स्की, तो उन्होंने एक नॉवल लिखा ब्रदर्स कारामाज़ोव, जो कि मतलब इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट नॉवल एवर रिटन। हमने बचपन में आधी पढ़ी थी, थक के छोड़ दिया था। उन्होंने डिसाइड किया कि उसका हम नाटक करेंगे और हिंदी में नाटक करेंगे। तो उसके लिए एक तो वो नॉवल लिखा गया रशियन में, उसका जो भी आप पढ़ेंगे अंग्रेजी में ही पढ़ेंगे। तो रशियन नाटक का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ के उसका हम एडेप्टेशन कर रहे हैं हिंदी में। ये कुछ 3, साढ़े 3, 4 महीने चला ये प्रयोग, और हमने एक नाटक तैयार किया है ब्रदर्स कारामाज़ोव का एडेप्टेशन, जिसे हम कहते हैं करम जले ब्रदर्स। करम जले ब्रदर्स आपको। तो उम्मीद है कि एक दिन इंदौर भी हम लेकर आएंगे आप लोगों को वो नाटक दिखाने। वाह, थैंक यू। मुझे लगता है सत्र हमारा खत्म हो चुका है। नहीं हुआ नहीं, अभी दर्शकों के सवाल बाकी हैं। अच्छा, दर्शकों के भी सवाल हैं? हाँ, अरे ओपन- महाराज, तो हम अभी कहाँ ओपन- इनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अभी ओपन सीधा हाउस उधर ही सेशन चलते होगा। हैं। तो ये हिंट था। मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई माइक- दर्शक सवाल पूछना चाह रहा है, माइक कहाँ है? लेकिन अगर किसी के पास सवाल है, हम 5 से 6 सवाल लेंगे। हाँ, और ज़्यादा कठिन मत पूछिएगा, हम तैयारी करके नहीं आए हैं, आज तो फर्रे भी नहीं बनाए मैंने। हाँ जी, पूछिए ना। इनको माइक दिए या। सर नमस्कार, मेरा नाम सौरभ पाठक है। किधर है भैया? मैं सामने हूँ। अच्छा, हाँ, नमस्ते नमस्ते। पाठक, आपका स्वागत है इंदौर शहर में। धन्यवाद। मैंने आपका नाटक देखा है जो आपने रजत कपूर साहब के साथ किया था। जी जी जी। मुझे आप वो जो स्टाइल है नाटकों की बड़ी पसंद है, क्योंकि वो जिब्रिश में आपने किया जी। है। मेरे ख्याल से इंदौर की जनता शायद ज़्यादा इस किस्म के नाटकों से वाकिफ़ नहीं है। क्या आप एस्पायरिंग एक्टर्स या मेरे जैसे एक्टर्स के साथ कुछ शेयर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर फॉर्म के बारे में, या जो आने वाला आपका नाटक है उसके बारे में? जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। Thank you. ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। हो सकता है कि यहाँ के जो भी व्यवस्थापक लोग हैं इसको सुन रहे हों और बहुत जल्दी हमारा नाटक इंदौर के दर्शकों के लिए वो उसका आमंत्रण करने के लिए तैयार हो जाएं। सो इट्स जस्ट शाउट आउट टू दोज पीपल। आपका जवाब जो भी सवाल था आपका, वो ये था कि कोई भी नाटक, हालांकि आपने तो देखा हुआ है नाटक, उसमें आपने देखा होगा कि कैसे शेक्सपियर को हमने थोड़ा सा सरल बनाने के लिए क्लाउन अप्रोच, जिब्रिश अप्रोच हमने किया था। सो इट वाज ए क्लाउन्स अडेप्टेशन ऑफ शेक्सपियर, ऑल्सो बिकॉज in every Shakespeare play there is a fool.
एक मस्खरा हमेशा रहता है उनके नाटकों में, तो हमने उस मस्खरे के तहत उस स्टाइल को इम्बाइब करने की कोशिश की। लेकिन ये जो नया वाला नाटक है ये सीरियस है, इसमें क्लाउन्स भी नहीं हैं, इसमें जिब्रिश भी नहीं है, हम बाकायदा हिंदी बोल रहे हैं। और जहाँ तक नाटकों को करते रहने की बात है, मुझे लगता है कि आजकल तो नए लेखक भी आ रहे हैं, नए नए नाटक लिखे जा रहे हैं। मुझे लगता है नाटक होने चाहिए। नाटक इसलिए होने चाहिए कि नाटक सिर्फ पढ़ नहीं सकते हैं आप, नाटक लिखा ही जाता है उसको प्ले करने के लिए। तो अगर because it's also an art form that hasn't been popularized enough in our country, which is changing in the last decade, I think so. क्योंकि हम जहाँ रहते हैं और हम जहाँ भी नाटक करने जाते हैं देखते हैं कि हर 1.5-2 साल के बाद एक नया थिएटर स्पेस खुल रहा है कि वहाँ पे 100 लोगों का 200 लोगों का एक ऐसा ऑडिटोरियम, एक थिएटर स्पेस खोला है लोगों ने। तो मुझे लगता है कि जो नई पीढ़ी है, जो नया जनरेशन है, नाटक के प्रति रुझान है। शायद सोशल मीडिया ने बदला है इसे, और मुझे लगता है कि ये बदलाव अच्छा है। और जो भी जिस तरह से भी नाटक से या रंगमंच से जुड़ना चाहे, मैं तो उनको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि उनको जुड़ना चाहिए, वो भी साहित्य का एक हिस्सा है, तो क्यों नहीं। हाँ जी सर। दूसरा सवाल, इधर लाओ माइक, माइक लाइए यहाँ पे आगे। सर आप तो इतना नजदीक खड़े हैं, चिचिया के बोल दीजिए। ऐसे जोर से बोल दिए। इन्होंने सवाल किया है कि जो भोजपुरी के कलाकार हैं, भिखारी ठाकुर और बाकी के लोग, उन पे फिल्में क्यों नहीं बनी हैं। हाँ, तो ये जिस दिन मैं फिल्म मेकर बन जाऊंगा ना सर, उस दिन आपको इसका जवाब जरूर दूंगा। लेकिन आपकी जिज्ञासा अच्छी है, क्योंकि उन्होंने कुछ बहुत ही अद्भुत काम किया है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट 3-4-5 ईयर्स एक और बहुत अच्छे नाटककार थे, डॉक्टर रामेश्वर सिंह कश्यप, जिन्होंने लोहा सिंह का कैरेक्टर इजाद किया था, और वो रेडियो प्लेज हुआ करते थे जब मैं छोटा था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं भोजपुरी में भी, लेकिन हमारा भोजपुरी सिनेमा कहीं और अटका हुआ है, तो उसको वहाँ से निकालने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे इन द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स वी शैल सी दैट ऑल्सो, फिंगर्स क्रॉस्ड इंशाल्लाह। या माइक लाइए, किसके हाथ में माइक है? हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। मैं तिवारी वैष्णवी इंदौर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत धन्यवाद। सर, आपको निजी तौर पर मैं और हर दर्शक वर्ग आपको हर फिल्मों में अब तक आपके हर रोल को देखते चला आ रहा है। जहाँ पर आप चारित्रिक रोल बहुत अच्छे तौर पर निभाते हैं, वहीं पर आप एक हास्य रोल में भी जान फूंक देते हैं। सर, मेरा ये आपसे सवाल है कि आपकी पसंदीदा रोल क्या है और किस रोल को आप बहुत आसानी से कर पाते हैं? मैं आपके लिए ईमानदारी क्या से आसान बताऊं रोल रहता तिवारी है? जी, जी। जो आपको पसंद आया ना, अभी मेरा फेवरेट वही है। वाह सर। जी बिल्कुल। भारत भूषण। सर, आप तो छा गए घोसला का, घोसला से आई सैल्यूट यू। Thank you so much. आपका Thank वो you, एजेंट thank you. वाला रोल आई बहुत लाइक। बहुत शुक्रिया आपका, Thank you, बहुत sir. बहुत शुक्रिया सर। आपको चरण स्पर्श। अरे सर। आखिरी सवाल है। हेलो सर। हाँ जी। हेलो सर, मेरा नाम प्रियांशु गोस्वामी है। बोलिए। और मेरा पूरे युवा की तरफ से आपसे एक क्वेश्चन है कि रब ने बना दी जोड़ी में जो शाहरुख सर को आप माचो वाला रोल बताते हो, तो माचो मैन एक्चुअली होता क्या है, ये मेरा क्वेश्चन है। आप उनको सिखाते हो ना माचो बनना, पहले जो सीधा कैरेक्टर रहता है। देखिए, पहले क्या बताया पीयूष जी, प्रियांशु जी, पहले तो आपने सारे युवा बोल के जो आपने अपना सवाल चिपकाया है मुझ पे, ठीक है ना, प्रॉब्लम है ना, ये एकदम नेता टाइप किए हैं आप कि भाई ये हमारे मोहल्ले की मांग है। नहीं है आपके मोहल्ले की मांग, सर मेरी ठीक है। बता दीजिए। आपको जिज्ञासा हो रही है, यस सर। क्योंकि अभी मैं आ रहा था तो ये कहते कि सर मैं भी माचो बनना चाहता हूँ। Yes, अरे तो sir. बन जाओ ना भैया, हमने कहाँ रोका है। सर, सबको पता है, नहीं पता है तो गूगल कर लो गुरु। सर, ये आपका सवाल suggestion- मुझसे काहे पूछ रहे हैं, सर है ना। आपने उनको सिखाया, हमें भी सिखा दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट। देखिए, उनको सिखाने के बड़े पैसे मिले थे मेरी जान। तुम यहाँ गरीब साहित्यिक संस्था में बुला के और कह रहे हो कि वही काम कीजिए, इसके पैसे भी नहीं दे रहे हैं। एकदम ऐसे न बन पाएंगे आप माचो, मैं बता दूं आपको। ऐसे चिरकुटे रह पाएंगे आप।
एक और सवाल थैंक यू, लेंगे। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। एक और सवाल एक लेंगे और बस। सवाल। जय श्री कृष्णा। विनय जी, आपका इंदौर में स्वागत है। जी मेरा नाम राज तिवारी है जी। और मैं बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूँ। अरे पहले ही बता दिया आपने महत्वपूर्ण। खुद ही हाँ। बोल- ये तो पहले ही बोले कि मैं लड़के का फूफा हूँ। वो इसलिए कि बोलिए मैं, सर। त्रिपाठी जी का एक इंटरव्यू मैंने सुना था, जी तो उसने खाने पे मैं पूछना चाहता हूँ। तो वो ब्राह्मण होके नॉनवेज खाना उनने उसमें कहीं प्रेफर करा था, मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप भी नॉनवेज या वेज में, नॉनवेज तो नहीं खाते हैं, और अगर खाते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जितने भी एक्टर्स हैं, चाहे वाजपेयी जी हों, चाहे त्रिपाठी जी हों, चाहे शुक्ला जी हों या पाठक जी हों, इनसे आप लोग एक आदर्श हैं सभी के लिए। अरे तो अगर सवाल आप- क्या है? सवाल ये है कि आप खाते हैं नॉनवेज कि नहीं खाते, और खाते हैं तो छोड़ दीजिए। लेकिन फूफा जी देखिए, असली सूंघा है मैंने इनको। फूफा जी को असली सूंघा है मैंने। ये जो सूट पहन के आए हैं ना आप अगर धोती कुर्ता में रहते तो शायद आपकी बात मान लेता मैं। लेकिन ये बहुत अंग्रेजी सही। सूट पहन बहुत सही है, के जबरदस्त। ये जो फलसफा पेल रहे हैं आप, जो सुना है आपने, ये गलत बात है भैया। अच्छा जवाब सर, वाह। नहीं 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 नहीं, ये नहीं। सवाल जवाब नहीं हो रहा है भाई। नहीं नहीं अब आखिरी- बैठ, एक तो आपके पास सवाल नहीं था, दूसरा आप कह रहे हैं कि ये खाना छोड़ दो, फिर मैं कहूं आप पतलून पहनना छोड़ दीजिए। ऐसी ये अच्छी बात नहीं है ना भाई। हर इंसान को, हालांकि मैं शाकाहारी हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हर इंसान को व्यक्तिगत रूप से वो करने की आजादी होनी चाहिए जो उसको उसका मन करता है। ये जो है, यही है साहित्यिक आजादी, यही है आपकी वैचारिक आजादी। आप फंसा दे रहे हैं कि नहीं हमारे घर में ऑमलेट नहीं बनेगा। भाई बाहर खा लेगा बेटा आपका, उसको क्या ऑमलेट की कमी है? नहीं 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 नहीं, मैं देखिए, मैं ब्राह्मण की मीटिंग के लिए यहां नहीं आया हूं, माफ कीजिए आप लोग। आप बैठ जाओ यार। मैं आया हूं साहित्य के जितने प्रेमी हैं यहां पे, और आज हमारा युवागण जो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका है, ये मैं मानना चाहूंगा। मैं धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मैं उनके लिए आया हूं और ये साझा करने आया हूं कि समाज जितनी भी उन्नति कर ले, इफ यू लूज काइंडनेस इन योर हार्ट फॉर द अदर, वो समाज श्रेष्ठ नहीं हो सकता। So all that you do is great for yourself, for your family, but do not, and this is for the young people, मैं नसीहत नहीं दे रहा किसी को, मैं ये कह रहा हूँ प्लीज अपने हृदय में कीप दैट कंपैशन अलाइव। वो फॉर द अदर पर्सन, अपने बारे में तो सब सोचते हैं। हमारी दादी कहती थी कि आपन तक कुकुरो सोचे लारे मर्दे। दूसरों का सोचना बहुत महत्वपूर्ण है, तभी आप अपने समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।